तेरी मेरी उसकी बातें एक सिलसिला है, कुछ भूली बिसरी यादों का, कुछ इस मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में घटने वाले ऐसे वाक्यों का जो या तो कभी हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, या फिर कभी बरबस ही आंखें नम कर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं लेखक अनिल सक्सेना जी द्वारा लिखित हमारी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है टिल्लू। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं गाजियाबाद के पास ही के एक इंडस्ट्रियल टाउन में नौकरी किया करता था। मेरे पास कंपनी की दी हुई कार थी। बहरहाल गाड़ी पर रोज उस शहर आया जाया करता था। उन दिनों वो हाईवे कुछ अच्छी हालत में नहीं हुआ करता था, लिहाजा 1.5 घंटे के उस सफर में रास्ते में कई जगह जमीन पर से पक्की सड़क नाम की चीज कई बार नादारत हो जाया करती, खासकर बरसात के दिनों में। कई बार तो सड़क के किनारे सटे हुए खेतों में से होकर बरसात का पानी घुटनों घुटनों तक सड़क पर खड़ा हो जाता और हमेशा ये डर लगा रहता कि गाड़ी का कोई टायर किसी गड्ढे में ही ना फंस जाए। ऐसी ही किसी एक जुलाई महीने की सुबह मैं अपने ऑफिस के लिए निकला हुआ था। रात भर बारिश होती रही थी, तो जानता था कि ऐसे में रास्ते में कई तरह की दुश्वारियां खड़ी मिलेंगी, और रास्ते में वह सब दिखा जो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। सड़क पर दूर दूर तक पानी का खड़ा होना, सड़क के किनारे के खेतों का लगभग पानी में डूबा होना, और कई जगह से सड़क का मानो उस रात भर से होती हुई बारिश से रूठ कर टूट जाना। आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ था और लगातार बूंदाबांदी के बीच कभी एक तेज बौछार मेरी गाड़ी के कुशल सारथी योगेश की भी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही थी। विंड स्क्रीन पर एक जोड़ी वो पुराने लगभग अवकाश प्राप्त से वाइपर किसी कर्तव्यनिष्ठ दंपत्ति से बड़ी तन्मयता से अपनी ड्यूटी को लयबद्ध तरीके से निभाने के भरसक प्रयत्न में जुटे थे कि तभी सड़क की थोड़ी दूरी पर एक खेत की तरफ 7-8 बच्चों के झुंड को बड़ी एक्साइटमेंट में इधर उधर भागते हुए देखा। पहले तो लगा कि बारिश में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर उनकी आवाजें, उनकी एक्साइटमेंट, हाव भाव देखकर लगा कि मामला केवल बारिश की मस्ती का ही नहीं है। अभी थोड़ी बूंदाबांदी ही सी थी, तो मैंने उत्सुकतावश गाड़ी का शीशा नीचे करके जायजा लेने का प्रयत्न किया, तो क्या देखता हूँ कि वो लड़के एक छोटे से कछुए के बच्चे के आसपास मंडरा रहे थे। घबराया हुआ वह लाचार कछुआ खुद को बचाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था, और इतनी देर में ही उनमें से एक लड़के ने उस असहाय जीव को अपने हाथों में उठा लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक मुझे लगा मुझे उस कछुए के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सो मैंने योगेश को गाड़ी रोकने को कहा और तुरंत लपक कर उन बच्चों की ओर बढ़ा। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि कुछ देर कछुए के साथ खेलने के बाद वे उसे छोड़ देंगे, परंतु न जाने क्यों उनकी बातों में सच्चाई का नजारा कम ही नजर आया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हो न हो कुछ देर बाद वो उस कछुए के बच्चे को कहीं मार ही न दे। तो मैंने तुरंत उनके सामने एक पेशकश रखी कि अगर वे कछुए का बच्चा मुझे सौंप दे तो मैं उन्हें बदले में 100 रुपए दूंगा। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनमें से एक सबसे ऊंचे लंबे कद वाला, शायद उनका मुखिया, तुरंत बोला, तो लाओ पैसे। और साहब उस लेन देन के तुरंत बाद कछुए के बच्चे सहित मैं गाड़ी में आ बैठा। योगेश थोड़ा हैरानी से हंसते हुए बोल उठा, अरे साहब इस टिल्लू को कहाँ रखोगे? उसे देख मैंने मुस्कुराकर कहा, अपने साथ और कहाँ। थोड़ी देर बाद सड़क के एक साफ से हिस्से में मैंने गाड़ी रुकवाई और कछुए को गाड़ी की डिक्की में पड़े कुछ पुराने अखबारों और लिफाफों के बीच सुरक्षित बैठा दिया। सारे रास्ते मेरी और योगेश की इस विषय में कोई और बात नहीं हुई, लेकिन उससे पहले हुई उस छोटी सी वार्ता ने उस कछुए का नामकरण जरूर कर दिया, टिल्लू। लगा जैसे ये नाम शायद उसी के लिए ही बना हो। फैक्ट्री पहुंचकर फैक्ट्री के वर्कर्स ने उसे हाथों हाथ लिया। तुरंत टिल्लू साहब को एक कार्टन में रखा गया। बिस्किट लाए गए तो कोई एक डब्बे में पानी ले आया। टिल्लू थोड़ा घबराया हुआ था,
शायद इतने सारे लोग उसने एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। मेरे कहने पर उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया गया। शाम को वापसी में उसी कार्टन में टिल्लू को लिए मैं घर वापस आ पहुंचा। परिवार के सभी सदस्यों के रिएक्शन ठीक वैसे ही थे जैसा कि मैंने पहले सोचा था। कार्टन के अंदर झांककर मेरी पत्नी शेफाली ने डर, आश्चर्य और विस्मय से मिश्रित एक हृदय विदारक कर्णभेदी चीख के द्वारा अपने भाव प्रकट किए। उनकी इस अनोखी प्रतिक्रिया से टिल्लू तो टिल्लू, मेरी अपनी सांस ही एक क्षण को अटक कर रह गई। ड्राइंग रूम में हुई इस अचानक से शोरगुल को सुनकर बगल के कमरे से बच्चे भी आ गए। कार्टन में जो उन्होंने झांक कर देखा तो वह तो खुशी से झूम कर रह गए। खुशी होती भी क्यों नहीं, नन्हा सा टिल्लू था ही इतना प्यारा। किसी नन्हे से टिले जैसी उभरी हुई वो पीठ पर वो हरे और सफेद रंग के चकोर खाने, और उसका वह गर्दन को अपने नन्हे पैरों को किसी भी अनजान आशंका से प्रतिक्रिया में समेट लेना। बच्चों में टिल्लू तुरंत एक्सेप्ट हो गया। खैर साहब, आनन फानन में टिल्लू महोदय के लिए कहीं से एक छोटा सा तकिया लेकर आया गया, जो कि उस छोटे से कमरा नुमा कार्टन में फिट किया गया। ड्राइंग रूम के एक शांत से कोने में उसे मान सम्मान के साथ एक प्लॉट अलॉट किया गया, और देर रात तक सभी लोग, यहाँ तक कि शेफाली भी, बड़े कौतूहल से टिल्लू को और उसकी हर हरकत को बहुत गौर से देखते रहे। रात को बड़े विचार विमर्श के बाद ऊपर से कार्टन पर एक कपड़ा रख दिया गया ताकि टिल्लू आराम से सो सके। फिर रात करीब 3 बजे टिल्लू भैया ने कार्टन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया। हाथ पैर मार मार कर उसने कार्टन को ही गिरा देने की ही शायद चेष्टा की हो। मैं और शेफाली तुरंत उठकर दौड़े दौड़े आए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। डिसाइड ये हुआ उसे कार्टन से निकालकर फर्श पर ही रखे देना चाहिए ताकि उसे कोई कैद या बंदिश महसूस न हो। सुबह जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो टिल्लू मियां नादारत दिखे। खोजबीन के बाद उन्हें साइड के टेबल के नीचे पाया गया। शुरुआत में वो किसी भी आवाज से एकदम से सहम जाता और तुरंत अपने बाजू, पैर और गर्दन समेट लेता। फिर थोड़ी देर बाद गर्दन बाहर निकालकर उसे उचका के इधर उधर देखता, जायजा लेता। फिर निश्चिंत होने पर ही हाथ पैर भी निकाल लेता। धीमे धीमे टिल्लू घर के हर एक कोने को और परिवार के हर एक सदस्य को अच्छे से पहचानने लगा और उस नए वातावरण में बखूबी ढलने लगा। और हम सभी के लिए टिल्लू का आना एक बहुत ही सुखद एहसास था। वैसे भी आजकल हर कोई कुछ नयापन, कुछ बदलाव तो चाहता ही है। टिल्लू को आए दिन नई नई चीजें खिलाई जाती और वो भी जैसे हर नई चीज का स्वाद खूब एंजॉय करता। मेरी बेटी स्वाति तो उससे कुछ ज्यादा ही हिल मिल गई। उससे कुछ न कुछ बातें करती रहती और टिल्लू भी लंबी सी गर्दन ऊंची कर कर आंखें खोलता बंद करता, गर्दन उचका के ऐसे देखता जैसे हर बात उसे समझ में आ रही हो। कभी हम उसे फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में खुला छोड़ देते तो कभी उसे एक टब में पानी के अंदर छोड़ देते। टिल्लू हर हाल में खुश रहता, मस्त रहता। हम सभी की दिनचर्या, हाव भाव और बर्ताव में कई तरह के बदलाव साफ दिखाई देने लगे। पल्लव और स्वाति अब आपस में कम झगड़ते। सभी का टीवी, मोबाइल आदि से काफी हद तक ध्यान हट गया। सभी एक साथ ही एक ही जीव पर जैसे फोकस्ड हो गए, टिल्लू की तरफ। समस्या तब आती जब सभी को कहीं ना कहीं एक साथ जाना होता। सवाल उठता कि टिल्लू को घर में कौन देखेगा। 1-2 बार एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसे ड्राइंग रूम में दोनों तरफ से दरवाजे बंद करके रखा गया और 2-3 घंटे के लिए अकेला छोड़ा भी गया। वापस आने पर देखा जाता कि पानी का वो कटोरा औंधे मुंह पड़ा है, खाने की तश्तरी उल्टी पड़ी है, खाने का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जैसे टिल्लू ने ना तो कुछ खाया हो और ना ही कुछ पिया हो। लौट आने पर किसी के भी टिल्लू को आवाज देने पर वह पलट कर भी न देखता, मानो रूठा हुआ हो, जैसे कह रहा हो मुझे साथ क्यों नहीं ले गए थे। और फिर इसी गुस्से को, इसी शिकायत को जाहिर करने के लिए वह उस दिन न तो कुछ खाता और न ही कुछ पीता।
स्वाति और पल्लव के दोस्त और उन दोस्तों के कजिन्स वगैरह सभी टिल्लू के रहते हमारे घर पर ज्यादा आने लगे। रौनक का माहौल आए दिन बने रहने लगा। अब तो शेफाली भी टिल्लू के होने पर काफी खुश थी। वो उससे इस तरह से बातचीत करती जैसे किसी छोटे से बच्चे से बात की जाती है। मुझे शेफाली के इस लहजे से अक्सर स्वाति और पल्लव का बचपन याद आ जाता। एक बार तो हम हिम्मत करके उसे घुमाने के लिए दूसरे शहर बच्चों के ननिहाल भी ले गए। वहाँ फरीदाबाद में नानी की हवेली का बहुत बड़ा बैकयार्ड है। बारिश के दिनों में टिल्लू बाहर की तरफ दौड़ता, फिर बारिश में जमकर नहाता, खूब खेलता कूदता, ऐसा कि उसे वापस भीतर लेकर आना बेहद मुश्किल हो जाता। अब कछुआ तो कछुआ है, उसे अपनी नेचुरल हैबिटेट के बारे में पहले से पता होना तो जाहिर सी बात है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि +2 के बाद स्वाति का एडमिशन पुणे हो गया। स्वाति बहुत उदास थी। टिल्लू को पीछे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। खैर, स्वाति को छोड़ने एयरपोर्ट पर हम सब साथ चले। टिल्लू भी हमारे साथ था, एक छोटी सी खुली बास्केट में स्वाति की गोद में ही। एयरपोर्ट की पार्किंग में स्वाति कार में कुछ देर बस यूं ही बैठी रही, बिना हिले डुले। फिर अचानक टोकरी को सीट पर रखकर हम सब से मिलकर सामान लिए एयरपोर्ट में दाखिल हो गई। जाते हुए उसने एक झलक टिल्लू को देखा जरूर। वापसी में किसी ने किसी से कुछ बात नहीं की। न जाने क्यों लगा कि टिल्लू भी सामान्य नहीं था। अगले 2-3 दिन भी टिल्लू बहुत ढीला ढाला उदास सा दिखा। बहुत कम खाया और करीब करीब एक कोने में चुपचाप बैठा रहा। धीरे धीरे सभी सामान्य होते रहे और टिल्लू भी। जब भी कभी स्वाति का फोन आता तो टिल्लू भी उचक उचक कर वीडियो कॉल को देखता। स्वाति भी वीडियो कॉल से उससे बातें करती और टिल्लू तेजी से आंखें बंद करता, खोलता, गर्दन उचकाकर गौर से स्क्रीन को देखता रहता। वीडियो कॉल के बाद टिल्लू काफी हद तक, काफी अरसे तक सामान्य सा दिखता। वक्त बीता, टिल्लू भी बड़ा हो चला था। उसकी खुराक भी देह के अनुपात में बढ़ती रही। उससे सभी सामान्यतः घर के परिवार की तरह व्यवहार करते। अपने नाम को वह बखूबी जानने लगा था और जब भी उसे पुकारा जाता वो तुरंत गर्दन घुमाकर पुकारने वाले को देखने लगता। उसे यह आभास होने लगा था कि डांट का या प्यार से बोलने का लहजा क्या होता है। अब जैसे जैसे वो और बढ़ने लगा, कुछ कुछ ढीला सा, सुस्त सा रहने लगा। बस जब भी हम टीवी देखते, साथ में कोने में बैठकर टीवी देखता और फिर टीवी बंद होने पर चुपचाप रेंगता हुआ एक कोने में जा छुपता। लेकिन एक बड़ी तब्दीली जो हम उसमें साफ साफ देख पा रहे थे वो ये थी कि वो सबकी नजर बचाकर बाहर खुले में निकलने की कोशिश में रहता, खासकर तब जब बाहर बारिश हो रही हो। कुदरत जैसे उसे उसके नेचुरल हैबिटेट की ओर खींचती हो। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार मित्रजनों ने समझाया, टिल्लू को बहुत देर तक अपने साथ रखना भी ठीक बात नहीं है। उसे खुले में, नदी किनारे, किसी जंगल या खेत में छोड़ाना चाहिए। कई बार घर में आपस में भी ये बात हुई, लेकिन हम में से कोई न कोई एक ये टॉपिक बदल देता और फिर कुछ दिन कोई भी इस विषय में बात न करता। कहते हैं ना कि कभी कभी जो काम आप स्वयं नहीं कर पा रहे हो, वही काम प्रकृति आपसे जबरन करवा लेती है। एक दिन यही कुछ हुआ। किसी कारण घर का मेन डोर खुला रह गया और टिल्लू उत्सुकतावश चुपचाप घर से बाहर सीढ़ियों से होता हुआ बाहर लॉन में जा पहुंचा। सोसाइटी के कुत्तों का शोर सुनकर ये तो गनीमत है कि सिक्योरिटी गार्ड की नजर उस पर पड़ गई और उसे तुरंत बचा लिया गया, वरना न जाने कुत्तों के हाथ पड़कर टिल्लू का क्या हशर होता। बस यही वो दिन था जब ये सोच लिया गया कि जल्द से जल्द टिल्लू को कहीं बाहर छोड़कर आया जाए। रात ही को ये डिसाइड कर लिया गया कि टिल्लू को अगले दिन ही ले जाया जाएगा। वह भी जुलाई का एक बरसात वाला ही दिन था। क्योंकि पल्लव अभी सो ही रहा था, शेफाली नॉर्मल दिनों से अलग बहुत पहले ही
मुझे नाश्ता देकर चुपचाप ऊपर के कमरे में चली गई। योगेश एक बड़ा सा कार्टन लेकर आया। उस कार्टन में टिल्लू को जबरन बिठाया गया। उसने हैरानी से अपनी गर्दन उचकाकर मुझे देखा, मानो उसे पूर्वाभास हो चुका हो। सो उसने बचने का प्रयत्न भी किया, लेकिन योगेश उससे कहीं ज्यादा बलवान था। फुर्ती से उसे उठाकर कार की डिक्की में रख दिया गया। उस दिन भी बरसात रह रह कर पड़ रही थी और सड़क पर घुटनों घुटनों पानी था। करीब करीब उसी जगह, ऐसे ही नदी के किनारे किसी खेत के पास मैं गाड़ी से उतरा। योगेश ने कार्टन से चुपचाप टिल्लू को उठाया और उसे खेत के किनारे कच्ची मिट्टी पर छोड़ दिया। कुछ देर तो टिल्लू जड़वत रहा, फिर पास की झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी चल दी थी। मैं घूमकर पिछले शीशे से उसे देखने का देर तक प्रयत्न करता रहा, पर कुछ खास देख नहीं पाया। शीशा काफी भीग चुका था, गाड़ी का भी और चश्मे का भी। बिसरिया